हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू वीओई एकेडमी। आज हम नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक इनटू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सारे जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। अब जो फूड सप्लाईज होती है उनके अंडर क्या क्या आता है? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसी सारी चीजें होती है जो हमें अपनी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। जो प्लांट और एनिमल्स हैं दोनों हमारे लिए मेजर सोर्सेज ऑफ फूड हैं। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब हमें जो ये फूड होता है वो मोस्टली कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है या तो एग्रीकल्चर से या हमें एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलर कंट्री। इंडिया हमारी बहुत एक पॉपुलर कंट्री है। हमारी एक 1 बिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है और वो अभी भी ग्रो हो रही है। As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. अब इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हमें क्या होगा? जो हमारी खाने की फूड रिक्वायरमेंट्स है वो भी बढ़ती जाएगी और थोड़े टाइम के बाद हमें 1 बिलियन क्वार्टर से भी ज्यादा जो है फूड की रिक्वायरमेंट होगी। दिस कैन बी डन बाय फ्रेमिंग ऑन मोर फार्मिंग ऑन मोर लैंड। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा खेती की जो जमीन है वो बढ़ाई जाए, लेकिन हो नहीं रहा है वैसा। उससे उल्टा हो रहा है। जो खेती की जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो घटती जा रही है। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इंडिया क्या है? इंडिया बहुत इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। इंडिया में खेती काफी ज्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन जो जमीन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो लिमिटेड है। As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. लेकिन जो हमारे पास जमीन बढ़ाने का स्कोप है वो नहीं है कि हम अपनी जमीन को इंक्रीज नहीं कर सकते, खेती की जमीन को। Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. अब हम जमीन को इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन जितनी जमीन हमारे पास अवेलेबल है उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को, वो कितना अनाज, कितना गेहूं हमें या कितना चावल, जितने भी ग्रेन्स है वो हमें कितना पैदा करके दे रही है, उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आई एक, जो भारत में एग्रीकल्चरल हरित क्रांति आई, वो कैसे आई, क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड्स हैव बीन मेड। अब खाने की डिमांड, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी तो धीरे धीरे खाने की डिमांड बढ़ती गई। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसके बाद क्या हुआ? एक हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई इंडिया में। उसकी वजह से क्या हुआ? जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा। वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रेवोल्यूशन। हमारे पास फिर वाइट रेवोल्यूशन आई। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो हमारी किससे रिलेटेड थी? वो हमारा जो खेती का है, ग्रीन से आप समझ गए होंगे, जितना भी हमारा खेती का काम है उससे हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड थी। उसके बाद हमारी व्हाइट रेवोल्यूशन आई। व्हाइट रेवोल्यूशन में हमारी मिल्क प्रोडक्शन की बात हुई कि हमें मिल्क प्रोडक्शन पे काम करना है। हमें जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाना है, मिल्क की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कि जितने भी हमारे पास पशु हैं या बाकी और जो लोग हैं वो हमारे पास बढ़े, हमारा जितना भी हमारी एफिशिएंसी उसको बढ़ाया जाए। However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. अब इस रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे इंटेंसिवली यूज हो रहे हैं, मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. अब इसका क्या रिजल्ट हुआ? अब ज्यादा चांसेस हो गए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और उनका जो बैलेंस है वो एकदम से खराब हो सकता है। So it's important to pay attention to the method used for increasing the production to protect the environment. अब हमारे लिए ये जरूरी हो गया कि हम अपने environment की तरफ ध्यान दें और हम उसको प्रोटेक्ट करें।
नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। अब एग्रीकल्चर की जो रेवोल्यूशन थी हमारी, उसमें क्या क्या हमारा जो है वो आया। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल शुड हैव मोर मनी टू परचेज फूड। जो लोग होते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए फूड परचेज करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो फूड की क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो फूड का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। अब फूड की सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है कि फूड हमारे लिए कितना अवेलेबल है और कितना हमें उसके पास एक्सेस है। The majority of our population depends on agriculture for their livelihood। अब हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया की, वो खेती पे डिपेंड करती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, हमारी रोजी रोटी को चलाने के लिए। Increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger। अब अगर जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं उनको उनके पैसे नहीं मिलेंगे ढंग से, या उनको जो भी उनकी मजदूरी है वो नहीं मिलेगी, तो कोई भी लोग खेती करना पसंद नहीं करेगा और जो है भुखमरी की समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम ऑफ हंगर है उससे डील करने के लिए जो भी लोग खेती में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनके इनकम्स को बढ़ाना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स। टाइम टू टाइम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, जैसे कि जो खाद है वो हम ऑर्गेनिक खाद यूज करें, या जो भी जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है वो खेतों में होने चाहिए, ताकि मिट्टी की हम उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सके, बाकी चीजों को इंक्रीज कर सके, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming processes। अब सस्टेन लाइवलीहुड के लिए एक जो हमारा जीवन की रोजमर्रा है वो ढंग से चलती रहे, उसके लिए हमें मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि एक ही खेत में हम तरह तरह की फसलें लगा रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग एक जैसे हमने एक ही लाइन में गाजर और मूली दोनों बो दी, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस यानी कि अलग अलग तरह की हम एक ही खेत से कई तरह की चीजों को हम उपजा रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। अब हम एक ही जगह पे पोल्ट्री भी कर रहे हैं, हम मुर्गियां भी पाल रहे हैं, उसके अलावा हम फिशेस भी पाल रहे हैं, एक ही जगह पे हम बी कीपिंग मधुमक्खी भी पाल रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं उसी खेत में। तो ये चीज हमें करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स। अब जो क्रॉप्स है उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, क्या काम आते हैं, क्या हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड्स अस कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। जितने भी सीरियल्स है हमारे, जैसे कि व्हीट हो गया, गेहूं है हमारा, चावल है, दाल है, जितने भी हमारे हैं मूंग वगैरह हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होती हैं। पल्सेस लाइक ग्राम यानी कि चना, पी यानी कि मटर, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द की दाल, ग्रीन ग्राम मूंग दाल, पिजन पी यानी कि अरहर की दाल, लेंटिल्स मसूर की दाल प्रोवाइड्स अस प्रोटीन। ये जितनी भी तरह की दालें हैं ये हमें सारी प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। And oil seeds including soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed and sunflower provide us with necessary fats। जितने भी तरह के सीड है जिनसे हम ऑयल निकाल सकते हैं वो हमें क्या करते हैं, नेसेसरी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। Vegetables, spices and fruits provides a range of vitamins and minerals in addition to small amount of proteins, carbohydrates and fats। जितनी भी हमारी सब्जियां हो गई, या हमारे मसाले हो गए, या हमारे फ्रूट्स हो गए, वो क्या करते हैं, हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट थोड़े थोड़े अमाउंट में सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। In addition to food crops, fodder crops like बरसिम, ओट्स एंड सुडान ग्रास आर रेज्ड एज अ फूड फॉर द लाइव स्टॉक। अब जो भी हमारा लाइव स्टॉक है, जैसे कि हो गया हमारी जो भैंस है, गाय हैं, जितने हमारे कैटल्स हैं, जो हमें जानवरों को खिलाने के लिए, उनके लिए हम क्या उगा सकते हैं, यानी कि बरसिम हो गया, ओट्स हो गया, सुडान ग्रास हो गई, ये सारी चीजें हम उनके लिए उगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरल साइकिल ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन इंडिया। अब जितने भी तरह की क्रॉप्स है इंडिया में उनकी क्या एग्रीकल्चरल साइकिल हो सकती है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल।
अब जितनी भी डिफरेंट तरह की क्रॉप्स है उनको क्या चाहिए, उनको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। जैसे कोई जो क्रॉप है वो गर्मी में उगाई जाती है, कोई जो क्रॉप है वो सर्दी में उगाई जाती है। हर किसी का एक अलग अलग टेम्परेचर होता है उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। फोटो पीरियड्स कहाँ पे डिपेंड होते हैं कि सनलाइट की ड्यूरेशन क्या है। जैसे कोई जो क्रॉप होती है वो ठंड में उगती है, उन्हें सनलाइट सिर्फ चाहिए तो 4-5 घंटे के लिए अच्छी सनलाइट चाहिए सिर्फ, जो कि ठंड में सिर्फ इतनी ही धूप निकलती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। हर किसी के फ्लावर की जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वो किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे। देर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती है जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है, जिन्हें हम खरीफ बोलते हैं। इट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। ये जून से लेके अक्टूबर तक उगाई जाती हैं। पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। ये जितनी भी तरह की ये जो फसलें हैं इन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जो ऊपर वाली थी वो भी हमारी खरीफ क्रॉप थी। खरीफ जो फसल होती है वो उगाई जाती है जून से लेके अक्टूबर तक। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड एज रबी सीजन। जो रबी की जो क्रॉप होती है वो ठंड में उगाई जाती है, जैसे कि नवंबर से लेके अप्रैल तक। उसमें हमारा क्या क्या आता है, वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सारे हमारी रबी की फसलों में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप के खेतों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं, उनको देखते हैं। In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010. इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे हम 4 टाइम्स ऑफ इंक्रीज होता है फूड प्रोडक्शन में ग्रेन्स 1952 से लेके 2010 तक। हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। बट ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया। लेकिन जो हमारा कल्टिवेबल एरिया है जिसमें हम खेती कर सकते हैं उसमें सिर्फ 25% तक ही इंक्रीमेंट हुआ है। If we think of the practices involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. अब हम अगर फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो उसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। हम कैसे तरह का बीज उगा रहे हैं, जो चॉइस ऑफ सीड्स होती है प्लांटिंग के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस वो होती है। सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। सेकेंड क्या होता है, क्रॉप प्लांट्स की नर्चरिंग, कि जितने भी हमारे क्रॉप प्लांट्स है वो कैसे नर्चर करे जाते हैं, कैसे हम उनकी देख रेख कर रहे हैं, क्या चीज है। द थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। अब थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड जो है हमारा जितनी भी हमने ग्रो करी है और हार्वेस्टिंग करी है क्रॉप की, उसे हम नुकसान से बचाना है। नुकसान से हम कैसे बचा सकते हैं, जैसे उनमें बहुत ज्यादा हम पानी ना दें, या बहुत ज्यादा हम उसमें पेस्टिसाइड आने से रोक रहे हैं जो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं, वो सारी चीजें। Thus, the major groups of activities for improving crop yield can be classified as। अब जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमें फसल की वैरायटी को अच्छा करना है, कि हम किस तरह की फसल को उगा रहे हैं उसे हमें अच्छा बनाना है। सेकेंड हो गया क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, कि हमारा जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हमें उसको इम्प्रूव करना है, कि अगर इस बार हमारा 40 टन हुआ था तो अगली बार हमारा 50 टन हो या उससे ज्यादा हो, हमें उससे उसको बढ़ाना है। थर्ड हो गया हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हमारा क्या होना चाहिए कि हमने कितना जो है वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखा है अपने किसी भी पेस्टिसाइड से या किसी भी चीज से। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा जो स्टेप था उसको देखते हैं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। क्रॉप की वैरायटी में हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। अब ये जो अप्रोच है वो डिपेंड करती है ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन, कि हमें एक क्रॉप की सबसे बेस्ट वैरायटी को निकालना है ताकि वो हमें सबसे अच्छा सबसे ज्यादा आउटपुट दे। Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yields. अब जो वैरायटी होती है इन क्रॉप्स की वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि वो एक तो डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए,
कि उस पे कोई भी बीमारी नहीं लगनी चाहिए। सेकंड होनी चाहिए रेस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, अगर हम उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे से उगे, ज्यादा अच्छे से हमें रेस्पॉन्स दे और अच्छा हमें प्रोडक्ट दे और हमें हाई यील्ड दे, यानी कि जितना भी उसका आउटपुट है वो हमें बढ़ा के दे। One way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization. हम ये चीज किससे कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, जो कि दो डिसिमिलर प्लांट होते हैं, एक एक तरह का पौधा है, दूसरा दूसरे तरह का पौधा है, हमने उन दोनों की क्रॉसिंग करा दी, उस चीज को हमने हाइब्रिडाइजेशन बोला है। दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेराइटल। अब ये क्रॉसिंग जो है वो इंटरवेराइटल भी हो सकती है, दो अलग अलग तरह की वेराइटीज के बीच में भी हो सकती है। थर्ड हमारी हो सकती है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है? दो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीन्स के बीच में, कि जीन तो सेम है लेकिन स्पीशीज जो है वो अलग अलग होती हैं, उनके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। इंटरजेनेरिक बिटवीन टू जेनरा, यानी कि जो दो जीन्स हैं, दो जेनरेज हैं, हम उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desirable characteristic. अब एक और भी हमारा वे होता है जिससे हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या है कि हम एक नई जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये क्या करता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, यानी कि अब जो जेनेटिकली अच्छी क्रॉप्स हैं वो इससे बन के बाहर निकलेंगी हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। नाउ लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो चीज देखते हैं। फर्स्ट है, फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। अब एक हमें जो क्रॉप की हाई वैरायटी है उसको उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि ये वाली जो क्रॉप है या ये वाली जो खेती है वो किस किस कंडीशन में ज्यादा बेटर ग्रो हो सकती है। Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety, means the seed should all be of the same variety and germinate under the same conditions. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेत में आधे हिस्से में हमने अलग वैरायटी का बीज लगा दिया, दूसरे हिस्से में हमने अलग वैरायटी का बीज लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि उन दोनों तरह के बीज को अलग अलग कंडीशन चाहिएगी ग्रो होने के लिए। अब हमें जो है पूरे खेत में सेम तरह का बीज, सेम वैरायटी का बीज लगाना है, जैसे कि सेम कंपनी हो गई या सेम ब्रांड हो गया, उसका बीज लगाना है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉयल क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जो कल्टीवेशन प्रोटेक्ट जो प्रैक्टिसेस है वो किस किस पे डिपेंड करती हैं? एक तो वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करती है, कैसा मौसम रहेगा। एक सॉइल की क्वालिटी पे कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कितनी है कितनी नहीं है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वहां पे आसपास पानी कितना अवेलेबल है, या तो बहुत ऐसा भी ना हो कि सूखा पड़ा हुआ हो, फसल उगे ही ना, या फिर ऐसा ना हो कि बाढ़ की कंडीशन आ गई है और वो फसल वहां पे खराब हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रिडिक्टेबल, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful। अब जो ऐसी वेदर कंडीशंस है जैसे कि सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, इनका अंदाजा पहले नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसी हमें वैरायटी ग्रो करनी चाहिए जो इन डाइवर्स कंडीशंस में भी हमारे जो उग सके, वो फसल खराब ना हो। नेक्स्ट है सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सलाइनिटी हैव बीन डेवलप्ड। अब मान लो सॉइल में जो है, मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हमें ऐसी वैरायटी को उगाना चाहिए जो नमक वाले एरिया में भी उग सके। नेक्स्ट देखते हैं रीजंस फॉर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमें क्यों करनी है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट? कितने क्या रीजंस ऐसे हो सकते हैं? फर्स्ट रीजन है हमारा हायर यील्ड, कि हमें हायर आउटपुट मिले, जितना हम उगा रहे हैं उसमें से हमें बेस्ट आउटपुट मिले। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, एक एकड़ में से जितना मैक्सिमम हम खेती उगा सकते हैं उतना हमारी उगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप,
Baking quality is important in wheat, protein quality in pulses, oil quantity in oil seeds and preserving quality in fruits and vegetables. अब हर चीज में उसकी क्वालिटी हमें बेस्ट चाहिए, इसलिए हमें जो है इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि व्हीट है तो वो अच्छे पकने वाले हों, जो दालें हैं उनमें प्रोटीन ज्यादा हों, जो ऑयल वाले सीड्स हैं उनमें से ऑयल का आउटपुट अच्छा निकले, फ्रूट्स है उनमें हमें वाइटामिन मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिले। तो इसके लिए जो है हमें क्रॉप में वैरायटी में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक रीजंस। अब कुछ ऐसे बायोटिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन डाउन जा सकता है, जैसे कि डिजीज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, नेमाटोड्स हो गए। ये क्या करते हैं, ये हमारी क्रॉप को खराब कर सकते हैं। ये बायोटिक रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी क्रॉप खराब हो सकती है। और एबायोटिक रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सूखा आ गया, या फिर जो फसल है उसमें मिट्टी है उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, या फिर वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी की लॉगिंग हो गई है, या हीट बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, या एक होता है ना कि पाला पड़ जाता है वो चीज। तो वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज फैक्टर्स कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो जो वेराइटी इन फैक्टर्स के रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट मतलब कि जो जो वेराइटी इन फैक्टर्स से लड़ सकती है, ऐसी तरह की हमें वेराइटी उगानी चाहिए। Change in maturity duration. The shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. अब कोई फसल होती है वो जितने कम समय में उग के पक के तैयार होगी वो उतनी ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। Such short durations allows farmer to grow multiple rounds of crop in a year. तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप है उससे क्या होगा कि वो एक फसल जल्दी पक के तैयार हो रही है तो किसान अगली फसल को उगा सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्या करता है, कॉस्ट को भी घटा देता है, क्योंकि एक फसल अगर बहुत टाइम तक खेत में खड़ी है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करते ही रहना पड़ेगा, तो उसमें बहुत खर्चा आता है। अगर हम जल्दी जल्दी कोई दूसरी फसल उगा रहे हैं तो उसमें खर्चा कम आएगा। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूसेस लॉस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। अब यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मतलब कोई चीज अच्छे से मेच्योर हो रही है, टाइम टू टाइम मेच्योर हो रही है, तो उससे क्या फायदा होता है, वो क्या करेगा, वो हार्वेस्टिंग प्रोसेस को इजी बना देता है और जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमारा लॉस होता है उसको कम कर देता है। अब एक हमारा नेक्स्ट रीजन क्या है, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब वाइडर अडेप्टेबिलिटी है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में उगने की क्षमता होनी चाहिए। सो वन वेराइटी कैन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। ऐसी वैरायटी होनी चाहिए कि अगर हम उसे एक एरिया में उगा रहे हैं तो वो वहां पे भी उग जाए, और किसी दूसरे एरिया में उगा रहे हैं तो वो वहां पे भी उग जाए। Next है desirable agronomic characteristics. Tallness and profuse, abundant branching are desirable characters for fodder crops. Dwarfness is desired in cereals. For example कि कुछ हमारी जो desired चीजें हैं वो उगनी चाहिए, जैसे जो हमारा हमें सीरियल्स में क्या चाहिए, ड्वार्फनेस चाहिए। तो हमें वो छोटी होनी चाहिए, अगर वो हमारे ज्यादा लंबे होंगे तो हमारे लिए दिक्कत करेगी। सो द लेस दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, कि जो थोड़े न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनमें कंज्यूम हो, एक अच्छी फसल उग के आए। Thus, developing varieties of desired agronomic characters help give higher productivities. तो इससे क्या होता है कि उसमें बहुत हमारी हायर प्रोडक्टिविटी हमें मिलती है। सो ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें करता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या क्या प्रोडक्शन के लेवल हैं इन इंडिया। एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फॉर्म्स। तो इंडिया में क्या होता है कि फार्मिंग जो होती है वो बहुत छोटे इलाके से लेके बहुत बड़े इलाके तक करी जाती है। द मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस दैट अलाउस फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब जो मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं वो अलाउ करती है फार्मर्स को कि वो किस तरह की फसल को उगाएंगे, या इस कितने जो जगह है कितने एकड़ में उगाएंगे, कौन सी फसल उगाएंगे, वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। Next, there is a correlation between higher input and yields.
अब जितना ज्यादा वो उगा रहे हैं और जितना ज्यादा आउटपुट आ रहा है, इनके बीच में कोरिलेशन होता है। द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। अब जो फार्मर्स की परचेजिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना इनपुट लगा रहे हैं, वो किस किस तरह की वैरायटी लगा रहे हैं, वो क्या डिसाइड करती है, क्रॉपिंग सिस्टम को डिसाइड करती है और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को डिसाइड करती है। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल। तो जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है वो अलग अलग लेवल पे करी जा सकती हैं। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। अब किसी फार्मर की अगर बिल्कुल कंडीशन डाउन है तो वो नो कॉस्ट प्रोडक्शन देखता है, वो ऐसी फसल को देखता है कि जिसमें उसे बिल्कुल भी पैसा ना लगाना पड़े। फिर लो कॉस्ट प्रोडक्शन, ऐसी फसल जिसमें बहुत कम पैसे में प्रोडक्शन हो जाए। और एक होती है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, कि उन्होंने पैसा भी बहुत अच्छा लगाया और उसके बाद उन्हें आउटपुट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर और सॉइल। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ से जाते हैं, या तो एयर के थ्रू जाते हैं, या तो वाटर के थ्रू जाते हैं, या फिर सॉइल के थ्रू जाते हैं। देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर असेंशियल फॉर प्लांट्स। अब ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए असेंशियल होते हैं हमारे। एयर सप्लाईज कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाईज एंड अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। अब एयर सप्लाईज जो होती है जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, वो भी प्लांट के लिए नेसेसरी है। हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वो पानी से आता है। और सॉइल सप्लाईज से 13 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को। amongst these some are required in large quantities and therefore are called macronutrients। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। The other nutrients are used by plants in small quantities and are therefore called micronutrients। जो अदर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना प्लांट्स में, बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Deficiency of these nutrients affect psychological processes in plants, including reproduction, growth, and susceptibility to disease। अब इन न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, उससे प्लांट्स में क्या क्या चीजें इफेक्ट हो सकती है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड होती है, और अगर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी हो गई तो ये चीजें हमारी अफेक्ट हो सकती हैं, ये जितनी भी प्रोसेसेस है। To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers। अब क्या होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सॉइल को हम इन न्यूट्रिएंट्स से कैसे रिच कर सकते हैं, या तो उनमें अच्छा मेन्योर डाल के, या फिर हम उनमें अच्छे फर्टिलाइजर्स डाल के उसको हम फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेन्योर। मेन्योर क्या होता है। मेन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मेन्योर क्या करता है, मेन्योर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, जैसे कि नेचुरल खाद होता है, फॉर एग्जांपल गोबर है या बाकी चीजें हैं। और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सॉइल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। Manure is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste। Manure बनाया कैसे जाता है, एनिमल्स का जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गोबर है उससे, और प्लांट के वेस्ट के, उसको एक जगह इकट्ठा करके सड़ा के फिर मेन्योर बनाया जाता है। मेन्योर हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब मेन्योर क्या करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मेन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। अब जो बल्क होता है ऑर्गेनिक मैटर का मेन्योर के अंदर, वो क्या करता है, वो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। दिस इन्वॉल्व्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। अब ये क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है कि कितना पानी सॉइल अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इन क्लेई सॉइल द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। क्लेई सॉइल होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो है ड्रेनेज में हेल्प करता है, यानी कि वो पानी को बाहर निकालता है, उनके अंदर पानी वो बहुत ज्यादा सोख लेते हैं तो उसको बाहर निकालता है, ताकि जो वाटर लॉगिंग ना हो, पानी फंस के ना रह जाए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मेन्योर।
मेन्योर की क्या क्या टाइप्स होते हैं? इन यूजिंग मेन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज एडवांटेजेस इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हम मेन्योर को यूज क्यों करते हैं? ताकि हमें जो बाहर के फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सॉइल को खराब करते हैं, वो यूज ना करने पड़े। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मेन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। अब ये हम किस लिए भी करते हैं? ताकि जो हमारा एनिमल्स का वेस्ट है, प्लांट का वेस्ट है, वो दोबारा से रिसाइकल होके कहीं पे यूज किया जा सके, वो खराब ना हो। अब मेन्योर कितने कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट होता है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, straw, eradicated weed etc. is decomposed in pits is known as composting। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा है, जैसे जो एनिमल्स का, प्लांट्स का, जो काऊ का जैसे गोबर है वो चीज, या हमारी जो सड़ी गली सब्जियां हैं वो, या फिर जो डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज का वेस्ट है, उन सबको पिट्स में भर के, यानी कि गड्ढों में भर के उसको डिकम्पोज किया जाता है। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब वो जो मटेरियल बनता है वो ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिफ्यूज। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। अब क्या होता है, इस गोबर को एक जगह इकट्ठा करके उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। वो केंचुए क्या करते हैं? गोबर से खाद बनने की प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। सेकंड हमारे पास होता है ग्रीन मेन्योर। प्रायर टू द सोविंग ऑफ क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और गवार आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड बाय द प्लोइंग देम इनटू द सॉइल। कई बार क्या होता है कि कुछ फसलें उगाने से पहले इनमें या तो गवार वगैरह उगाया जाता है और उसके बाद उसको ऐसे ट्रैक्टर से खेती करके बहा दिया जाता है। तो ये बहाने के बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, थोड़े टाइम के बाद ये सड़ गल के बिल्कुल ही मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। These green plants thus turn into green manure which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus। इससे क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। ये हमें क्या दिखाई गई है? ये हमें वर्मी कंपोस्ट फैसिलिटी दिखाई गई है कि यहाँ पे ये जो गोबर है या जो भी प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट है, उसको इकट्ठा करके उसमें केंचुए, अर्थवर्म छोड़ दिए गए हैं जो कि खाद बनाने की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कमर्शियली प्लांट प्रोड्यूस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब कमर्शियली यानी कि उन्हें बाहर फैक्ट्रीज में उगाया जाता है। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनमें तीन तरह के जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है, एक फॉस्फोरस होता है, एक पोटेशियम होता है। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। अब ये क्यों बनाए जाते हैं बाहर कमर्शियल फैक्ट्रीज में? ताकि जो है प्लांट्स की लीव्स अच्छी हो, ब्रांचेस अच्छी हो, फ्लावर्स अच्छा आए और प्लांट हेल्दी ग्रो हो। फर्टिलाइजर्स आर ए फैक्टर इन हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? हाई कॉस्ट फार्मिंग में यूज करे जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं। Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose, time, and observing pre and post application precautions for their complete utilization। फर्टिलाइजर्स को हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि उनमें जैसे जहर होता है। अगर हमने जिस प्लांट पे अभी अभी फर्टिलाइजर लगाया गया हो उसको कोई एनिमल खा लेता है, उसी टाइम पे उसके पत्ते खा लेता है, तो उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो जो इसकी प्री और पोस्ट हमें ऑब्जर्वेशन सब वो रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। अब समटाइम्स क्या होता है कि हमने वो खेत में फर्टिलाइजर लगाया और एक साथ उसमें पानी दे दिया, तो वो फर्टिलाइजर बह जाएगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर हमने फर्टिलाइजर्स का बहुत एक्सेस यूज कर लिया तो उससे क्या होगा? दिस लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। इससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एरिया डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल आर हार्म्ड बाय द फर्टिलाइजर्स यूज्ड। अब क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है किसी भी एरिया में, वो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देता है और उसको हम दोबारा उस उपजाऊ नहीं बना सकते।
और वो जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उसको भी खत्म कर देता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसिडर्ड फॉर बेस्ट यील्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो हमारी जो हमारी मिट्टी होती है वो खराब होती है उससे। शॉर्ट टर्म वो एक फसल को तो अच्छा बना देंगे, लेकिन वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को धीरे 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 करके कम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, बाहर से उनका किसी भी चीज का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ नेचुरल चीजों का यूज किया जाता है। It uses maximum input of organic manures, recycled farm waste, straw and livestock excreta। इसमें मैक्सिमम किस चीज का यूज होता है? जो मेन्योर है हमारा, जो देसी खाद है, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, जो भी खेत से रिसाइकल किया हुआ वेस्ट है वो, और लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, जो भी भैंस या गाय है उनका रिसाइकल किया हुआ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो। It takes use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves और turmeric specifically in grain storage as biopesticides। इसमें कुछ तरह के बायोपेस्टिसाइड्स यूज करे जाते हैं, जैसे नीम की पत्तियां हो गई, हल्दी हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। इनसे क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो कि हमारी मिट्टी को अच्छा उपजाऊ बनाते हैं। इट इंक्लूड्स हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम्स सच एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है कि एक हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम होता है, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग, हमने अलग अलग तरह की फसल एक जगह उगा दी। इंटर क्रॉपिंग हो गई कि दो एक ही हमने क्यारी में दो तरह की फसलें लगा दी। और क्रॉप रोटेशन, एक बार वो फसल लगाई फिर दूसरी बार वो वाली फसल लगाई। These cropping systems are beneficial in insect pest and weed control besides providing nutrients। अब ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये हमें पेस्ट कंट्रोल में, वीट कंट्रोल में भी हेल्प करता है। सिर्फ हमें ये न्यूट्रिएंट्स ही नहीं प्रोवाइड करता, उसके अलावा भी हमें बहुत चीजों में हेल्प करता है। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।